हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं DSSB सिलेबस में न्यूली एडेड टॉपिक। जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हमारा बोन एंड कार्टिलेज कंप्लीट हो चुका है और कंपैरेटिव एनाटॉमी डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट मैंने आपको PDF शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, वहाँ से कर लेना। और यहाँ पे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसके बारे में अभी मैं आती हूँ, उससे पहले बताती हूँ क्या क्या हो चुका है। देखो, अप्लाइड जूलॉजी में भी हमने जो है ये सब कर लिया है, जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रह रही हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश टेक्नोलॉजी। तो इसको मैं जो है आपको बाद में कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी। फिर बच रहा है हमारा एक्वेटिक बायोलॉजी, और यहाँ पे इम्यूनोलॉजी हो चुका है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी हो चुका है, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज कंप्लीट हो चुका है, उसके अलावा सेरीकल्चर कंप्लीट हो चुका है। तो ये टॉपिक कुछ जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से गिने चुने टॉपिक और बचे हैं। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और ये जो है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक TGT एग्जाम के लिए। जैसे देखो, यहाँ पे तो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के नाम से दे दिया, लेकिन फिजियोलॉजी में हम जो है पूरी तरह से, वैसे तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो फिजियोलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दो चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे देखो नर्व एंड इम्पल्स, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्शन, इंडोक्राइन ग्लैंड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्सटेंशन, माइक्रोइवोल्यूशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो ये टॉपिक दिख रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है, एनिमल फिजियोलॉजी। तो हम जो है एनिमल फिजियोलॉजी जो है आज से कंटिन्यू करेंगे, और ये भले ही DSSB में एक नए टॉपिक के रूप में दिया गया है, पर ये आपको KVS, NVS, EMRS हर एक TGT एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको, आप देख रहे होंगे हर एक थंबनेल पे लगता है न्यूली एडेड टॉपिक, लेकिन इस वाले थंबनेल पे हम लगाएंगे 12th बेस NCERT, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हम करेंगे वो हमारा NCERT बेस्ड होगा। और वैसे भी अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक जाते भी हैं तो पूरी बुक है फिजियोलॉजी की, तो इतना डिटेल में वैसे भी नहीं पढ़ सकते। और हाँ, बिलीव रखना, जितना मैं आपको फिजियोलॉजी में करा दूंगी, इससे बाहर आपको वैसे भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, चाहे वो NBS हो, KVS हो, DSSB हो, कोई सा भी एग्जाम हो। फिजियोलॉजी मैं जो है आपको बहुत ही अच्छे से, और हाँ घबराना नहीं, इसमें जो है नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा होंगे। और एक बात, मैं 1 घंटे का लेक्चर जो है प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें से कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इतना लंबा लेक्चर होता है। तो देखो, लंबा लेक्चर का मतलब ये है, जैसे मैं मान लो 1 घंटे का लेक्चर आपको दे रही हूँ, लेकिन अगर वही हम 30 मिनट का कर देते हैं तो जो चीज़ें हमारी 30 दिन में कंप्लीट होनी है उसके लिए तो 60 दिन लगेंगे, 60 डेज लगेंगे। तो इससे तो हमारा सिलेबस डिले होगा ना। या फिर मैं ऐसा करूं कि मतलब 30 मिनट का एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूं। तो इसके लिए आप जो है बता देना मुझे कैसे करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे हम 1 आवर का करते हैं उसको 30 मिनट में जो है फिनिश कर देंगे, लेकिन एक दिन में 2 वीडियो करेंगे। और अगर आप सोचो 20-30 मिनट का केवल वीडियो हो और हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जहाँ तक मुझे लगता है वो सितंबर तक एग्ज़ाम हो सकते हैं, अगर सब कुछ सही रहा। अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम कुछ सोच नहीं सकते। आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है सितंबर के हिसाब से। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो ये जो सीरीज़ है ये आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाइड जूलॉजी पढ़ा, सेरीकल्चर पढ़ा, इंसेक्ट वेक्टर डिजीज पढ़ा, ये सब तो ठीक है, मतलब DSSB में इंक्लूड है, तो यहीं पे आएंगी। KVS, NVS इन सारी चीज़ों में मेंशन नहीं है, लेकिन ये फिजियोलॉजी वाला चैप्टर और एक यहाँ पे ये जो है एनिमल डाइवर्सिटी, ये दोनों जो है सभी के सिलेबस में कॉमन है। यानी ये वाला और ये फिजियोलॉजी, ये दोनों आप जो है KVS, NVS हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन वर्ड जितना छोटा दिख रहा है ये इतना छोटा है नहीं, इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स 2 से 3 लेक्चर जो है लग सकते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी लेक्चर अटेंड करते हो तो कोई भी पॉइंट मिस मत करना, स्किप मत करना। एक काम हो सकता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है तो आप जो है स्पीड बढ़ा लेना, जैसे उसको 1.5 पे कर लो, 1.75 या फिर 2x पे चला लो, लेकिन कोई भी पॉइंट मिस मत करना, इससे जो है आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएंगे। तो अब देखो, बात करते हैं डाइजेशन की। तो याद रखना, साइंस में
कभी भी ION जिसके भी लास्ट में लगता है कहीं ना कहीं वो एक प्रोसेस होता है। जैसे आप देखेंगे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, इस तरह से जो है मतलब बहुत सारे टर्म हैं जो कि क्या होता है एक प्रोसेस। तो ठीक इसी तरह से डाइजेशन भी एक क्या होता है प्रोसेस। और प्रोसेस जो है एक होता है मतलब कंप्लीटली जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या चलती है मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी जहाँ पे हम डाइजेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रक्रिया जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम कंप्लीटली बोल देते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या होता है एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। आपने मेटाबॉलिज्म टर्म सुना होगा तो वही है। तो देखो एनाबॉलिक, ए ना मीन्स ना से याद रखना निर्माण, टा यहाँ देखो कैटा, टा मीन्स टूटना, टा मीन्स टूटना, ना मीन्स निर्माण यानी कोई चीज़ बनना। तो टा मीन्स टूटना यानी अगर कहीं पे भी कोई चीज़ टूट रही है अगर कहीं पे भी कोई चीज़ टूट रही है, जिस भी प्रोसेस में कोई चीज़ें टूट रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। और जहाँ पे कुछ चीज़ें बन रही हैं वो क्या होंगी एनाबॉलिक प्रोसेस। अब अगर यहाँ पे बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन में क्या होता है हम जो है कुछ चीज़ें खाते हैं, फिर उसको अपने माउथ में क्या करते हैं च्यू करके तोड़ देते हैं। यानी पहले हम फूड को सॉलिड रूप में लेते हैं, फिर उसको चबा चबा के तोड़ते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है टूट रहा है। क्या हो रहा टूट रहा। यानी हम कह सकते हैं डाइजेशन क्या होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या होता है डाइजेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस, जहाँ पे कई सारी चीज़ें जो हैं टूटती हैं। अब ये कैसे टूटती हैं, कहाँ पर टूटती हैं, किस चीज़ के हेल्प से टूटती हैं, टूटने के बाद इनका क्या होता है, ये सब कुछ जो है हम डाइजेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक एनाबॉलिक का भी एग्जाम्पल बता दो। तो एनाबॉलिक का एग्जाम्पल जैसे आप फोटोसिंथेसिस ले लो, जहाँ पे प्लांट क्या करते हैं CO2, वाटर और ग्लूकोज नहीं, CO2, वाटर, सनलाइट, मतलब CO2 और वाटर जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है ग्लूकोज। यानी जहाँ पे कुछ चीज़ें बन रही, क्या बनता है स्टार्च बनता है जैसे कि। तो क्या होगा यहाँ पे बन रहा है कुछ, क्या हो रहा बन रहा है। तो बन रहा है इसका मतलब एनाबॉलिक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है एनाबॉलिक है, डाइजेशन क्या है कैटाबॉलिक है। तो इस तरह से आप जो है इसमें कंफ्यूज मत होना। तो चलिए अब देखते हैं डाइजेशन में हमने क्या देखा, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे चीज़ें टूटेंगी। तो अब देखो हम खाते क्या क्या चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, न्यूक्लिक एसिड खाते हैं, लिपिड खाते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है जब ये टूटता है मतलब जब इनका डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट जाता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन सब चीज़ों में। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मतलब एक होता है पॉलीसैकेराइड, एक होता है मोनोसैकेराइड। अभी हम इसको आगे देखेंगे और मैं इसको आपको बायोमोलिक्यूल में डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब ये टूटता है तो इसका सिंपलर फॉर्म होता है मोनोसैकेराइड। यानी कि ये जो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन सब चीज़ों में टूट जाते हैं। और जो प्रोटीन है इसका डाइजेशन होने के बाद ये ब्रेक हो जाता है अमीनो एसिड में। जो न्यूक्लिक एसिड है उसका ब्रेकडाउन होने के बाद नाइट्रोजनस शुगर बनता है। जो यहाँ पे लिपिड होता है उसका ब्रेकडाउन यानी डाइजेशन होने के बाद क्या बनता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो ये जो है मतलब ये जो माइक्रोमोलिक्यूल हैं, ये जो मतलब बड़े बड़े चीज़ें हैं, जब इसका डाइजेशन हो रहा है तो ये अपने सिंपलर फॉर्म में टूट रहे हैं। तो यही है हमारा क्या डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो डाइजेशन क्या है हम कह सकते हैं ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस भी है, जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम लगते हैं इन सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे मान लो आप जो है किसी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से आप राइट और लेफ्ट डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से। मतलब अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से राइट लेफ्ट लेते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी बायोलॉजी में सिस्टम्स या फिर ऑर्गन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उनका लेफ्ट और राइट इस तरह से लिया जाता है, मतलब उल्टा लिया जाता है। मतलब देखो अगर अभी आप जो है मोबाइल अपना देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो आपको आपके हैंड के हिसाब से ये राइट आएगा और इधर लेफ्ट आएगा। लेकिन
अगर आप कभी भी बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम या ऑर्गन डिस्कस करते हो तो उसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है। मतलब वो हम अपने रियल बॉडी के हिसाब से इसका लेफ्ट और राइट डिसाइड करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। तो अब देखो यहाँ पे एक बार आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से देखिए, उसके बाद मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीआईटी ट्रैक्ट। तो देखो सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, माउथ। क्या आता है, माउथ। क्या आता है, माउथ। माउथ के बाद ये होता है ईसोफेगस। क्या होता है, ईसोफेगस। उसके और ये है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप को ही क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। उसके बाद क्या आता है, स्टमक। क्या आता है, स्टमक। स्टमक के बाद जो फूड है स्टमक से होते हुए कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए इस तरह से ये ऐसे करके कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से इस तरह से होते हुए क्या होता है, रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू फीसेस के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, माउथ है सबसे पहले, फिर एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो गया और यहाँ पे पैंक्रियाज हो गया। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो अब आपको ये तो पता चल ही गया कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किसके बाद क्या है। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि मतलब फूड का सीक्वेंस क्या होगा। तो याद रखना, माउथ, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसको आप जो है याद रखेंगे। अभी घबराना मत, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। तो अब देखो यहीं से मतलब हमारी निकली होती है क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है हम नेक्स्ट जो है यूनिट हमारा रेस्पिरेशन, उसमें जो है डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रैकिया होता है इसी को विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। तो आप सोचोगे जैसे यहाँ से जब खाना आएगा, जब फूड आएगा तो वो तो यहाँ भी जा सकता है, ओसोफेगस में ना जाके ये दोनों ही पाइप यहाँ से जुड़ी हैं, तो वो तो ट्रैकिया में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, इस तरह से एक फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस, जो कि इसको ढक लेता है। तो इस वजह से यहाँ से केवल हवा जाती है, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हवा जाती है विंड पाइप के थ्रू और खाना जाता है हमारा फूड पाइप के थ्रू। इस वजह से देखो इन दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है। इसी वजह से बोलते हैं कि खाते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप खाओगे तो साथ में हवा और फूड दोनों जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे हवा जाने के लिए इसको खोलना पड़ेगा, और बाई मिस्टेक जब आप बोलते हो तो जो खाना है वो ट्रैकिया में चला जाता है, विंड पाइप में। इस वजह से खांसी ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो अब देखो ये हो गया हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप। फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है, सॉरी देखो स्टमक के बाद मैंने डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन बता दिया, यहाँ पे मिस हो गया हमारा ड्यूडेनम। जो स्टमक है इसके बाद ये आता है हमारा ड्यूडेनम। वैसे भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ड्यूडेनम, लेकिन कभी कभी ना ऑप्शन में वो स्मॉल इंटेस्टाइन ना लिख के ड्यूडेनम दे देते हैं, तो इसको जो है कंफ्यूज मत होना। अभी मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बताऊंगी, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी तरह से वो सीक्वेंस पूछें, कोई भी नाम दे दें, आपको बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया ड्यूडेनम। और देखो जो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो ये तो बीच में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब यहाँ पे देखो जो इस तरह से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, असेंड, और नीचे आने का क्या मतलब होता है, डिसेंड। ऊपर जाना यानी असेंड, नीचे आना यानी डिसेंड। और ये है हमारा ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसी को क्या बोलते हैं, कोलोन। किस नाम से जानते हैं, कोलोन। तो ये जो कोलोन है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसके इस पोजीशन के हिसाब से। जो ऊपर के साइड में जा रहा है ये वाला पार्ट हो गया, जो ऊपर जा रहा है ये वाला पार्ट हो गया हमारा असेंडिंग कोलोन। क्या हो गया, असेंडिंग यानी जो ऊपर जा रहा, और जो नीचे आ रहा है ये क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलोन। जो इस तरह से ट्रांसवर्स है इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये लास्ट वाला थोड़ा जो है
एस शेप का होता है, यहाँ उतने सही बन नहीं पाया, तो ये जो है एस शेप का होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले उसी डायग्राम को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इसके इंस्फिंक्टर देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या आया था हमारा माउथ, क्या आया था माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस, उसके बाद क्या आया था स्टमक, फिर क्या आया था स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये इसके तीनों पार्ट हो गए। फिर यहाँ पे क्या आया लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया। फिर लास्ट में रेक्टम एंड एनस। ये तो आपको क्लियर है, क्या है ये आपको क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो और चीज़ें दी हुई हैं। तो ये हो गया हमारा माउथ। तो अब देखो यहाँ पे ये जो ईसोफेगस है और ये जो स्टमक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कार्डियक इंस्फिंक्टर, क्या होता है कार्डियक इंस्फिंक्टर, क्या होता है कार्डियक इंस्फिंक्टर। और ये जो स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनके बीच में क्या होता है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, क्या होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्या होता है कार्डियक इंस्फिंक्टर, ईसोफेगस स्टमक के बीच में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। तो ये दोनों इंस्फिंक्टर याद रखना कौन किसके बीच में प्रेजेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और अब आपको ये देखना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके बीच में एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। अब इसको इलियोसिकल क्यों बोलते हैं, जैसे देखो ये जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस तरह से ना देख के इसको सिंपली देखो, जैसे ये हम देखते हैं ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये हो गया ड्यूडेनम, ये हो गया जेजुनम और ये हो गया लास्ट वाला इलियम। तो अब जो है यहीं से फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहीं से अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट से स्टार्ट हो रहा, इस वजह से इसका नाम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन को ही क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कोलोन। तो उस तरह से देखो इलियोसिकल वॉल्व, क्या बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। तो यहाँ से इसका जो है नाम आया है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया इलियोसिकल वॉल्व, क्योंकि यहाँ से ये इसके इलियम वाले पार्ट्स इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। तो क्या हो गया इलियोसिकल वॉल्व। और ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो है कार्डियक इंस्फिंक्टर, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो है वो है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ डक्ट दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखो ये जो डक्ट आपको ये दिख रहा है, तो इसको ध्यान से देखो। ये जैसे हमारा क्या है ईयर, क्या है ईयर, जो कान है ईयर है, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ओटिड, क्या बोलते हैं ओटिड। ओटिड मीन्स क्या होता है ईयर, क्या होता है ईयर। कलर चेंज कर लेते हैं इसका एक बार। अब देखो जो ओटिड वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है ईयर, क्या होता है ईयर। और मैंने आपको कई बार बता ही दिया, पैरा जो वर्ड होता है पैरा, पैरा मीन्स अराउंड, किसी चीज़ के अराउंड। तो हमारे ईयर के अराउंड जो ग्लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, क्या बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरा मीन्स अराउंड, ओटिड मीन्स ईयर, यानी ईयर के अराउंड जो ग्लैंड है वो क्या है पैरोटिड ग्लैंड। तो इसकी जो डक्ट है, जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है वो कहाँ पे खुलती है, वो खुलती है हमारे माउथ में। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप बना ले जाएंगे। अब देखो ये है हमारा लीवर, और यहाँ पे क्या है गॉल ब्लैडर, और ये है पैंक्रियाज। इन सब के जो डक्ट हैं वो कहाँ पे ओपन होते हैं, वो ओपन होते हैं ड्यूडेनम वाले पार्ट में। कहाँ पे ड्यूडेनम में। तो ये जो भी मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ सब कुछ हर एक जगह से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, जो डक्ट है पैरोटिड ग्लैंड का वो खुलता है माउथ में, और जो लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, इन सब का डक्ट कहाँ पे ओपन होता है ड्यूडेनम में। अभी मैं आपको डक्टल सिस्टम जो बताऊंगी तो वहाँ पे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बस ये डक्ट याद रखने थे कि डक्ट क्या क्या होंगे, कहाँ पे खुलेंगे, और दूसरा याद रखना था कि किसके बीच में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कौन कौन से वॉल्व या इंस्फिंक्टर प्रेजेंट हैं।
और आपके दिमाग में आ रहा होगा इनको प्रेजेंट होने की ज़रूरत भी क्या थी। जैसे हमने खाना खाया डायरेक्ट वो अंदर मतलब जो है, जैसे देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये इंस्फिंक्टर या फिर वॉल्व क्यों लगे हैं। तो आप सोचो अगर ये नहीं होते तो हमने खाना खाया और जैसे ही फूड जो है आपने निगला तो वो ईसोफेगस से होते हुए डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता। और अभी आप देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता, केवल एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी वाटर प्लस मिनरल का। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके किस पार्ट में होता है इसको भी देखेंगे। तो देखो जैसे हमारे माउथ में भी कुछ डाइजेशन होता है, यानी जैसे कि मोनोसेकेराइड का, फिर हमारे स्टमक में कुछ डाइजेशन होता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। लेकिन अगर ये वॉल्व ना होते तो फूड को वहाँ पे रोकता कौन? फूड को वहाँ पे रोकता कौन? फिर हम जो भी खाते हैं वो डायरेक्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता। तो इस तरह से सारा मामला गड़बड़ हो जाता। इस वजह से ये इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, ताकि सबसे पहले जो खाना हमने खाया माउथ में, फिर माउथ से जो भी, जैसे माउथ में तो जैसे कि मोनोसेकेराइड वो तो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएंगे, लेकिन जो डाइसेकेराइड बच गए या और भी चीज़ें लिपिड वगैरह बच गई फिर वो जाएंगी हमारे स्टमक में। स्टमक में जो है वो डाइसेकेराइड का ब्रेक डाउन हो गया, फिर जो भी चीज़ें बची वो जाएंगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस तरह से रुकते रुकते खाना जो है जाएगा और डाइजेस्ट होते होते जाएगा, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग एंजाइम है अलग अलग चीज़ों को ब्रेक करने के लिए। तो इस वजह से ये जो है इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं या फिर वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो कार्डियक इंस्फिंक्टर है इसका नाम कार्डियक क्यों पड़ा? इसका नाम कार्डियक क्यों पड़ा? तो अभी मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये देखो ये है हमारा कार्डियक इंस्फिंक्टर। इसी मतलब ये जो हमारा स्टमक है इसी के जस्ट एबव क्या होता है? हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक। क्या यूज करते हैं? कार्डियक। जैसे बोलते हैं ना कार्डियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। तो जो हार्ट है उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? कार्डियक। तो इस वजह से इसका नाम क्या होता है? कार्डियक इंस्फिंक्टर। इसका नाम क्या होता है? ये है हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, तो इसका नाम होता है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। अब ये देखो ये है हमारा, अब हम जो है अपना स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टमक की तो ये वाला रीजन है हमारा स्टमक। क्या है? ये वाला रीजन है स्टमक। ये वाला रीजन है स्टमक। अब देखो यहाँ पे ये छोटा सा क्या है हमारा? हार्ट प्रेजेंट है। इस वजह से इसको हटा देते हैं ताकि दिखे क्लियर। देखो यहाँ पे क्या लगा है? कार्डियक इंस्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट एबव क्या है? हार्ट है। तो हार्ट के प्रेजेंट होने की वजह से इस इंस्फिंक्टर का नाम दिया गया कार्डियक इंस्फिंक्टर। और ये है हमारा स्टमक, ये है ड्यूडेनम। तो इनके बीच में जो इंस्फिंक्टर है उसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। तो अब तो आपको इंस्फिंक्टर समझ आ ही गया। अब देखो जब भी हम फूड को सोलो करते हैं, जब भी हम फूड को निगलते हैं, तो सबसे पहले जो फूड आता है हमारे बॉडी में, हमारे ईसोफेगस में, उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। तो अभी मैंने आपको बताया था जब फूड आता है यहाँ हमारा ट्रैकिया होता है, यहाँ हमारा ईसोफेगस होता है। तो खाना जो है वो आता है हमारे ईसोफेगस में, फूड विंड पाइप में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैप प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि इसको ढक लेता है। तो इस तरह से जो हमारा खाना है सबसे पहले जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलस, ये जाएगा हमारे ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद जाएगा स्टमक में। तो अभी हम स्टमक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो स्टमक होता है इसका जो ये फूला हुआ पार्ट होता है, क्या है? ऐसे फूला हुआ जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। और ये जो बड़ा सा बच गया इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। तो जो स्टमक होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी। ये 3 पार्ट होते हैं स्टमक के। और यहाँ पे 2 इंस्फिंक्टर हैं जो हमारे ईसोफेगस स्टमक के बीच में है कार्डियक इंस्फिंक्टर, जो ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। अब देखो ये जो है थोड़ा ऐसे करके जे शेप का दिख रहा है। तो जो स्टमक होता है वो जे शेप का होता है। फोल्ड आर प्रेजेंट। जैसे देखो हम बोलते हैं कि खाली पेट, क्या मतलब जैसे कभी भूख लगे तो क्या बोलते हैं? पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो जो खाली पेट होता है, जो एम्प्टी स्टमक होता है, वहाँ पे बहुत सारे फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से फोल्ड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेवगी। क्या बोलते हैं? रेवगी। क्या बोलते हैं? रेवगी। तो इसको जो है आप याद रखो, एम्प्टी स्टमक में क्या होता है? रेवगी प्रेजेंट होता है। और देखो हमारे स्टमक के जस्ट एबव यहाँ पे क्या है? डायफ्राम।
तो हमारा स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द डायफ्राम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं डाइजेशन की। तो हमको क्या क्या चीज़ का डाइजेशन कराना है? जो जो चीज़ें हम खाते हैं, हम क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, न्यूक्लिक एसिड खाते हैं, लिपिड खाते हैं। इन सारी चीज़ों का हमको क्या कराना है? डाइजेशन। तो इनका डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है? माउथ में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में हमेशा एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन नहीं होता। अब देखो सबसे पहले हम इसको जो है इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे देखो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला, फिर ये हो गया हमारा प्रोटीन, फिर ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, फिर ये हो गया लिपिड। आप इसको इस तरह से जो है डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या होता है, ये हो गया हमारा माउथ, ये हो गया स्टमक, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप सोच रहे होंगे 2 बार स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों? तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है तो या तो एंजाइम जो है वो पैंक्रियाज से आएंगे या तो एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आएंगे। तो इस बेस पे मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि ये आपको आसानी से समझ आ जाए। जितने भी रेड कलर से लिखे हुए हैं ये सब क्या हैं? ये सब एंजाइम हैं जो कि काम करते हैं अलग अलग चीज़ों पे। तो अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे माउथ में हमारा डाइजेशन। कहाँ पे देखेंगे? माउथ में डाइजेशन। तो सबसे पहले हमारा खाना माउथ में ही जाता है। तो जब भी हम कोई चीज़ खाएंगे माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होगा? तो याद रखना क्या होगा? मोनोसैकेराइड का। जो हमारा माउथ है यहाँ पे मोनोसैकेराइड में क्या आता है? ग्लूकोज। जैसे आप देखो, आप जो है रोटी जब खाते हो उसको थोड़ा अच्छे से चबा के देखना तो आपको मीठी लगती है। वो मीठी क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ पे जो जो ग्लूकोज होता है, जो मोनोसैकेराइड है, उसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है, जो सलाइवरी एमाइलेज होता है उसके हेल्प से। तो जो रोटी है वहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो क्या लगता है? मीठा लगता है, क्योंकि मोनोसैकेराइड का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है। और माउथ में एक एंजाइम है हमारा, उसका नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज, जो कि मोनोसैकेराइड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगी। तो ये जो है अब डायरेक्ट कहाँ जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब देखो जो डाइसैकेराइड है वो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कहाँ पे? एक सेकेंड। जो मोनोसैकेराइड है वो देखो एकदम लास्ट में चला गया, अब उसका कहीं पे डाइजेशन नहीं होता। लेकिन जो डाइसैकेराइड है वो आगे अटक जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो पॉलीसैकेराइड है उसका देखो, ये है हमारा डाइसैकेराइड और ये है पॉलीसैकेराइड। तो जो डाइसैकेराइड होता है और जो पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड का भी थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है माउथ में, लेकिन जो थोड़ी बहुत बच जाती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो पॉलीसैकेराइड है यानी स्टार्च, उसमें से हल्का सा, जैसे देखो यहाँ पे 7-8 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल का यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू। बाकी के ये जो बचे हैं वो आ जाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब देखो यहाँ तो हो गया हमारे माउथ में डाइजेशन। अब हम देखते हैं स्टमक में किन किन चीज़ों का होता है। तो अब ये जो डाइसैकेराइड थोड़े से बचे हुए हैं, इनको छोड़ो, अभी इनका डाइजेशन होगा अब डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हम स्टमक में देखते हैं मेनली किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन होते हैं उनके इस तरह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। तो हमारे स्टमक में होता है पेप्सिन एंजाइम। क्या होता है? पेप्सिन। तो ये पेप्सिन जो है इसको थोड़ा सा सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। अभी देखो ये पूरी तरह से नहीं टूटे हैं, ये मतलब जैसे देखो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल थे तो वो जो है 3 और 4 के अमाउंट में टूट गया है, यानी पूरी तरह से नहीं टूटा है, बस हल्का सा ब्रेकडाउन हुआ है। यानी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। स्टमक में प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, थोड़ा डाइजेशन होगा। तो अब जो ये बचे हैं, मतलब जो अभी इसका थोड़ा सा सिंपल फॉर्म है वो आगे जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा स्टमक में। तो माउथ में हुआ हमारा कंप्लीट डाइजेशन मोनोसैकेराइड का। जो डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड हैं वो आगे बढ़ गए। स्टमक में बात करें तो यहाँ पे डाइजेशन होगा प्रोटीन का, वो भी पूरी तरह से नहीं, बहुत हल्का सा। देखो मैंने प्रोटीन में ये यल बना दिया, इसको टी बना लिया। तो ये जो प्रोटीन है यहाँ पे स्टमक में पेप्सिन के थ्रू थोड़े से सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, लेकिन पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे 2 जगह से एंजाइम आएगा। एक तो एंजाइम फ्रॉम पैंक्रियाज, एक है एंजाइम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो अब देखो जो पैंक्रियाज से एंजाइम आते हैं डायरेक्टली इसका नाम पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज बिलोंग टू पैंक्रियाज। तो याद रखना पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, न्यूक्लिएज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये सारे एंजाइम रिलेटेड होते हैं पैंक्रियाज से। तो इनका नाम याद होना जरूरी है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, न्यूक्लिएज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो ये सब एंजाइम आते हैं पैंक्रियाज से। तो अब ये जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज बचे हुए हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज जैसे देखो हमारे माउथ में था सलाइवरी एमाइलेज, वो भी जो है कार्बोहाइड्रेट पे काम करता था। जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है, तो जो अब यहाँ पे पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड हैं, तो उनके डाइसेकेराइड नहीं पॉलीसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड है हमारा उस पर काम करेगा और उसको डाइसेकेराइड में चेंज कर देगा। तो एक बार कंफ्यूज ना हो, दोबारा से बताती हूँ, जो मोनोसेकेराइड है उसका डाइजेशन माउथ में कंप्लीट हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। जो डाइसेकेराइड है वो जाएगा ये सेकेंड वाले स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम आता है। लेकिन ये जो पॉलीसेकेराइड है वो जाएगा हमारे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो उसको डाइसेकेराइड में ब्रेक कर देता है। और जब ये डाइसेकेराइड आगे बढ़ता है तो ये जो एंजाइम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसका नाम है डाइसेकेराइड, ये जो है डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में चेंज कर देता है। फिर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम पैंक्रियाज से आया है वो जो है, जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में आधा अधूरा हुआ था उसको क्या करता है, थोड़ा और सिंपल कर देता है। क्या करता है, थोड़ा और सिंपल कर देता है। यानी प्रोटीन के डाइजेशन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम यूज हुआ, स्टमक से पेप्सिन, उसके बाद कौन यूज हो रहा है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाले एंजाइम यानी डाइपेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इनके थ्रू जो है ये पूरी तरह से सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। और अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए, तो इनका जो ब्रेकडाउन है वो होता है न्यूक्लिएज के हेल्प से। और ये जो है सबसे पहले न्यूक्लियस से यानी जो है न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड में टूटते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइडेज या फिर न्यूक्लियोसाइडेज के प्रेजेंट में किस में टूट जाता है, उसके सिंपल मॉलिक्यूल में। और अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाज से एंजाइम आ रहा है, यहाँ पे होता है लिपिड का ब्रेकडाउन, जहाँ पे यूज होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। क्या यूज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो सबसे ज़्यादा एंजाइम कहाँ से आ रहे हैं, पैंक्रियाज से, इसको हमेशा याद रखना। लेकिन पैंक्रियाज से आने वाले एंजाइम कहाँ पे फंक्शन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कहाँ पे किस चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा, डाइजेशन हो रहा, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे देखो ये न्यूक्लिक एसिड वाला, जैसे यहाँ पे देखो ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड जो कि अभी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस काम करेंगे, इसको न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक कर देंगे। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज काम करेगा, इसको न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर देगा। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा, इसको सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देगा। इस तरह से डाइजेशन होता है, मतलब अलग अलग पार्ट में। तो याद रखना मोनोसेकेराइड का कंप्लीट डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है, बाकी किसी भी चीज़ का माउथ में डाइजेशन नहीं होता है। फिर क्या होता है, जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। स्टमक में एक एंजाइम है पेप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो हो गया पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। क्या हो गया, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो ये तो इसके नाम से ही स्पष्ट है। उसके अलावा याद रखना ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कहाँ पे होते हैं, पैंक्रियाज में। इसके अलावा न्यूक्लियस भी कहाँ पे होता है, पैंक्रियाज में। और याद रखना डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सब कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम होते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आप ही लोगों की डिमांड है लेक्चर को बहुत लंबा ना किया जाए, तो ठीक है, इसको यहीं पे करते हैं फिनिश। हाँ, अगर आपको इससे भी दिक्कत है तो बता देना, फिर से 1 घंटे का करेंगे और क्या। अब या तो मैं आधे घंटे का 2 लेक्चर प्रोवाइड करूं या फिर 1 घंटे का 1 लेक्चर, तो बात तो वही हुई। देखना आपको फिर भी मतलब टाइम तो उतना देना ही पड़ेगा। और अगर आप सोचो हम वैसे भी छोटे बच्चे तो हो नहीं, कंपटीशन इतना हाई लेवल जा रहा है, फिर ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि मतलब 20 मिनट का लेक्चर देख लें और हो गया। और अगर आप सोच रहे हो 20 मिनट का लेक्चर देख के हो जाएगा, तो पता नहीं, हो भी सकता है। लेकिन जो चीज़ें जितना टाइम मांगती हैं उतना टाइम उसको देना पड़ेगा। अब अगर फिजियोलॉजी है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो लगता है, आपका मन होगा तो देख लेना, अगर आपको ये हेल्प करे, समझ आए, अदरवाइज कोई बात नहीं। 20 मिनट का भी लेक्चर बहुत सारा पड़ा होगा, वहाँ से देख लेना, जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे। आपका एक ही एम होना चाहिए, सिलेक्शन। कहीं से भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें या ना भी पढ़ें, बस क्या होना चाहिए, सिलेक्शन।
कैसे होना है, क्या करना है, वो आप पे डिसाइड करता है। तो चलो इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं, बाकी इसका आगे का जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको ये इतना पार्ट अच्छे से समझ आया या नहीं, अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगी, या कोई मिस्टेक हो गया तो रेक्टिफाई करूँगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।